दिल्ली एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट के मामले बड़े हैं और इनमें सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो बुजुर्ग जो घरों में अकेले रहते हैं और इसीलिए डिजिटल अपराधियों की नज़र इन पर रहती है। दक्षिण दिल्ली के गुलमोहर पार्क में नरेश मल्होत्रा हैं जो पूर्व बैंकर रहे हैं, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुई तकरीबन 23 करोड़ रुपए की। हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, कैसे आप एक बैंकर होने के नाते इस ट्रैप में आ गए? बेसिकली ऐसा थ्रेट किया गया, ऐसा घेरे में लेके आ गए कि उसके आगे जो इन लोगों ने मेरे ऊपर सेक्शंस डाले, जो इन लोगों ने मेरे ऊपर धाराएं लगाई, नेशनल NIA एक्ट लगाया, फेमा लगाया और PMLA लगाया, उसमें मेरे सोच की शक्ति खत्म हो गई थी। उन्होंने आप तो अस्पताल से आए थे, आपके पैर का इलाज हुआ था जुलाई में, सर्जरी हुई है। और पहला कॉल कब आया आपको? 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2025। और मैं अस्पताल से आया हूँ 5 जुलाई को। मेरी सर्जरी हुई थी और मेरी नी रिप्लेसमेंट का है। अच्छा, तो घर के आपके फोन पे आया या घर के लैंडलाइन पे आया, एयरटेल हेडक्वार्टर से, और बोला कि आपके आधार के बेस पे मुंबई में कोई बाइकला में अकाउंट लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है और आपको हम मुंबई पुलिस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वो अप्रूव करेंगे तो आपके अकाउंट, आपके एयरटेल नंबर्स चालू रहेंगे, नहीं तो सब आपके नंबर्स हम ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद आपने क्या किया? तो मेरे को मुंबई पुलिस वालों से उसी लैंडलाइन पे उन्होंने बात करके उन्होंने बोला आप हमारे इस मोबाइल पे हमें फ़ोन करो। तो उन्होंने नंबर दिया, मैंने उसके ऊपर उनको फ़ोन नंबर दिया और उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने कमरे का हमें वीडियो दिखाइए। वीडियो देखा, बोले कोई और तो नहीं है, कमरे बंद रखो, हमारे से ही बात करना है। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट से इस तरह से टेरर फंडिंग हुई है और पैसा निकल के उसमें आर्म्स, असला जो पुलवामा अटैक में इस्तेमाल हुआ और ये होम मिनिस्ट्री की मॉनिटरिंग हो रही है मोमेंट टू मोमेंट कि ये क्यों इतना पैसा यहाँ से कैसे निकल गया। तो अच्छा, अपने परिवार में आपने किसी को इस बात का जिक्र किया जब पहली बार ये शुरुआत हुई? मैं तो गैग ऑर्डर में हो गया। उन्होंने बोला अगर आप किसी से पहले, तो उन्होंने फिर मुझे ऑर्डर भेजा ना, NIA एक्ट, PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग, सब एक्ट्स लगा के और बोला कि आपके सारे एसेट सीज हैं, आपका पासपोर्ट सीज है, आपकी फैमिली के सारे चीज़ें आप हमारी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करेंगे। पैसे की बात कब कैसे शुरू हुई देने की? पैसे तो बाद में आए ना, ये तो फ्राइडे की बात है। पहले तो इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया सब मामलों से, बोला अगर किसी से भी बात करोगे, बच्चों से भी करोगे, तो बच्चों को हम को एक्यूज बना देंगे आपके साथ। अच्छा, फिर आपने प्लानिंग करी उनको देने की या उन्होंने खुद कहा कि अब हमें इतना पैसा चाहिए? आपको किस लिए पैसा मांगा? ये तो मंडे से उन्होंने शुरू किया ना। फिर पहले मेरे पास, मेरे अकाउंट में उस समय 14 लाख था, वो ट्रांसफ़र ले लिया। फिर इन्होंने बोला जी आपके सारे एसेट हम वेरीफाई करेंगे, रिजर्व बैंक वाले हर एंट्री को चेक करेंगे आपके कि कहीं ये टेरर फंडिंग के साथ आप कनेक्ट तो नहीं है, और जब से आपके बैंक अकाउंट्स हैं तब से हम सारे कलेक्ट करेंगे। आपने स्पेशल सेल की IFSO को कई ऐसे चैट्स दिए हैं जो बैंक की, हमने भी देखे थे वो चैट्स, उसमें CBI का भी लेटर है, ED का भी लेटर है। सब लेटर्स दे दिए, सब दे दिए। क्या लिखा था उस लेटर में? वारंट ऑफ अरेस्ट है, वो जो है बेल एप्लीकेशन है, जिसके वो जो मेहता जो है उसकी फ़ोटोज़ हैं, रिज़र्व बैंक का सर्टिफिकेट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रिज़र्व बैंक की लेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शन जिन्होंने इन्होंने बोला जी इधर पैसा दो, वो सब लेटर्स हैं। हर डिटेल के लिए वो पूरी लगभग मैं समझता हूँ 500-600 पेज की किताब मैंने बना के दी है। आपको दबाव लगातार आप पर था? ये मेल के जरिए भी आपको भेजा गया सारा? व्हाट्सएप से भेजा गया था सारी चैट्स वगैरह? सर, फिर उसके बाद आपने, क्योंकि पैसा इतनी बड़ी रकम तो आपके पास थी नहीं, क्योंकि 22 करोड़ 90 लाख 92 लाख आपने उनको ट्रांसफ़र करे हैं, कैसे कैसे वो हो रहा था अमाउंट? तो मैं तो अपने इक्विटी शेयर्स बेच के दिए ना इनको, वो मेरे खाते में आते थे, फिर मैं इनको, ये मुझे बताते थे इधर RTGS करो, इधर RTGS करो। कितने दिन आप डिजिटल अरेस्ट रहे? 1 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक।
19 सितंबर तक लगातार। उस बीच में परिवार के लोग या आप बाहर भी जाते थे, बैंक भी आप जाते मेरे थे? को अगर मैं बाहर जाता था तो मेरे को ये परमिशन देते थे कि आप इधर जाइए। कई बार मुझे बोलते थे नहीं जा सकते, हमारे घर की शादी थी, बोले वहाँ नहीं जाएंगे पूरा दिन के लिए, केवल शाम को इतनी देर के लिए जाएंगे। मल्होत्रा सर, आप बैंक भी गए थे क्योंकि ट्रांसफर करना था, कभी बैंक वालों ने जिक्र नहीं किया कि आप इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर? बोले वो प्यार से बोलते थे सर क्यों पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं कहता मेरे को ज़रूरत है, कहीं मैं जब भेज रहा हूँ, बस इतना ही। कभी आपको लगा नहीं कि परिवार से भी बता दूं, क्योंकि ट्रांसफर लगातार बढ़ता जा रहा था? परिवार को बताता तो अरेस्ट कर लेते ना, बस यही डर था एक। डर तो परिवार के लिए किया। उन्होंने जो मेरे को बोला हुआ था कि हमारी टीम सारी आपके बाहर खड़ी है, अगर किसी से भी बात करोगे तो हम आपके परिवार को अरेस्ट ले लेंगे। क्या आपके घर में भी कोई आया था कभी स्टार्टिंग में? कोई नहीं आया घर। कोई नहीं आया। आपके फोन डिटेल्स सारी उनके पास थी? हाँ, सब डिटेल्स। सर ये बताइए कि कैसे इसका खात्मा हुआ, मतलब 22 करोड़ 90 लाख आपसे ले लिए, उसके बाद उन्होंने आगे की अमाउंट क्यों नहीं मांगी, कैसे छूटे? नहीं, ईडी पे तो उन्होंने बोला ना कि ईडी अब टेक ओवर कर लिया, मुंबई पुलिस कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो टेररिस्ट के साथ आपके अकाउंट डेटा शेयर कर रहे हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने आपको क्लियरेंस दे दी है और वो पैसा वापस करने के लिए हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, पर आप ईडी के ऑर्डर्स के साथ चलेंगे, मुंबई पुलिस की ऑर्डर कोई नहीं लेंगे, और मेरे से उनकी ऐप्स दोनों ब्लॉक करा दी गई। अच्छा। तो ईडी ने टेक ओवर किया और ये बोला कि वो जो आईओ है वो अस्पताल में है, वो देख लीजिए, हैदराबाद में कोई मिस्टर सूद है, वो बीमार पड़े हैं, वो दिखा दिया मुझे, और जो दूसरा है प्रदीप सावंत, वो उसको हटा दिया गया क्योंकि वो टेररिस्ट के साथ अकाउंट डेटा शेयर कर रहा है। फिर अपने आप उनका कॉल आना बंद हो गया या कोई? नहीं, वो तो 15-16 से ईडी वालों ने टेक ओवर कर लिया, अपनी इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी और बोला आपको 5 करोड़ का डिपॉजिट देना पड़ेगा ताकि हम आपका पैसा रिजर्व बैंक से जो 23 करोड़ है वो रिफंड कर दें। वो लेटर भी दिया था आपको? हाँ दिए ना, वो सब लेटर दिए। कि श्योरिटी भी दे दी गई थी आपको? बोल कि आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी 5 करोड़ की, वो रिजर्व बैंक के नाम से रखेंगे या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया उन्होंने। सर एक सवाल ये कि बैंक, आप पूर्व बैंकर भी रहे हैं, बैंक की कितनी लापरवाही इसमें नजर आती है, क्योंकि बैंक को सारा कुछ पता होता है कि इतनी बड़ी अमाउंट जा रही है? मेरे हिसाब से कलेक्टिंग बैंक्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है जो रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये दे आर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट ओनली मनी विच इज़ ड्यू टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट नहीं, ठीक नहीं होती, और ये पैसा उसमें बटोर के ये आगे 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 भेज दे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कलेक्टिंग बैंक है ये केवाईसी कंप्लाइंट नहीं होता। कस्टमर इनके, अगर आप आरबीआई का रूल देखें तो केवाईसी में कस्टमर हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड बाय द बैंक, ना तो बैंक कस्टमर को देखता है ना कस्टमर बैंक को देखता है। ये डीएसए होते हैं, वो बाहर से ही फर्जी डॉक्यूमेंट उठा के वेरीफाई करके और अकाउंट खुलवा देते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा कि आप बुजुर्ग हैं और इस वक्त बुजुर्गों के साथ सैकड़ों मामले आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगा, मैं तो खुद ही फंसा हूँ। मैं क्या बोलूँगा बुजुर्गों को? कोई अलर्ट, कोई सतर्क? मैं क्या बोलूँगा, ये तो आप लोग करोगे, मैं किसको अलर्ट। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।